आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल इशू के बारे में। 5 लेक्चर हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। आज है हमारा 6th और लास्ट लेक्चर इस चैप्टर का। आज जो बचे हुए टॉपिक्स हैं जैसे कि ओजोन बचा हुआ है आपका, ठीक है, और फिर क्या बचा हुआ है भाई, और बचा हुआ है आपका रिग्रेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मैनेजमेंट, डिफॉरेस्टेशन और एक केस स्टडी। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको कल कुछ होमवर्क दिया था, मैं पहले उसको डिस्कस कर लेता हूं। क्या दिया था भाई? तो मैंने 12th बोर्ड्स के क्वेश्चन करने को आपको दिए थे। पूछा था, सबसे पहला सवाल ये था, व्हाट इज पॉलीबिडेन। तो पॉलीबिडेन अगर आपको याद होगा तो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स ने क्या किया था कि प्लास्टिक को छोटे छोटे बहुत फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया था ताकि उसको बिटुमिन में मिला करके हम रोड बना सकें, क्योंकि प्लास्टिक एक बहुत बड़ी समस्या बन गई थी। तो बेंगलुरु में 20 किलोमीटर की रोड बनी, किसने किया था? पॉलीबिडेन किसने इन्वेंट किया? अहमद खान ने किया था। तो व्हाट इज पॉलीबिडेन में आप बोलोगे क्या भाई? एक सेकंड, व्हाट इज पॉलीबिडेन? व्हाई डिड द प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर थिंक ऑफ प्रोड्यूसिंग इट? तो हम बोलेंगे व्हाट, यूजफुलनेस लिखना है, क्यों ऐसा किया, क्या है पॉलीबिडेन। सॉरी, पॉलीबिडेन एक फाइन पाउडर है रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक का। पॉलीबिडेन वाज प्रोड्यूस टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट। पता है भाई, व्हेन बिटुमिन के साथ मिलाते हैं तो रोड बना सकते हैं, जिससे रोड की लाइफ भी बढ़ जाती थी। याद है, 3 गुना 4 गुना रोड की लाइफ बढ़ जाती थी। मेंशन हाउ ई वेस्ट इज प्रोड्यूस एंड डिस्पोज ऑफ, राइट द सॉल्यूशन फॉर इट्स ट्रीटमेंट। आपको बताना है ई वेस्ट कैसे प्रोड्यूस होता है। फिर एक क्वेश्चन और है, मतलब ये तीनों क्वेश्चन सेम है, उसका आंसर सेम एक ही होगा। ठीक है, इन तीनों का आंसर एक ही होगा। क्या है भाई? चलिए देखिए क्या है। तो नेम एनी 2 सोर्स ऑफ ई वेस्ट, राइट 2 डिफरेंट वेस्ट। तो क्या लिखा देख, इररिपेबल कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर नोन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। ठीक है, ई वेस्ट आर ब्यूड इन लैंडफिल और इंसिनेटेड। रिसाइकल एकमात्र सॉल्यूशन है ई वेस्ट के ट्रीटमेंट का। तो ई वेस्ट को आप जला सकते हो, जलाने के बाद उसको जमीन के नीचे गाड़ सकते हो। एकमात्र उसका सॉल्यूशन ये कि आप ई वेस्ट को रिसाइकल करो। What are the colorful polythenes and plastic bags used for protecting the food considering environment menace? Write about the remnant found in the efficient। क्या लिखा देख, कलरफुल पॉलिथीन जो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन इको फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं? तो पॉलीबिडेन बना सकते हैं, फाइन पार्टिकल का मिक्स करेंगे बिटुमिन के साथ, रोड बनाएंगे जो कि रोड को वाटर रिपेलेंट बनाएगा और रोड को पानी से बचाएगा। ठीक है सर। एक्सप्लेन द, अब ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रहा है? तो हमने बताया था आपको कि ग्रीन हाउस गैसेस जब बढ़ेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनेंगी, और ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो पोलर आइस पिघलेगी, इससे वैसे ओशन का क्या है, लेवल बढ़ेगा तो बहुत सारे देश जो हैं वो डूब जाएंगे अगर किनारे पे हैं तो। नेम द ग्रीन हाउस गैसेस। तो CO2, CH4, मीथेन, NO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, CFC। विच ऑफ देम आर काउज ओजोन होल एंड हाउ? तो हमने बोला ओजोन होल। अब देखो ये क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसका सवाल अभी आपको मिलेगा जब ओजोन पढ़ोगे, तो इसको हम बाद में करेंगे लास्ट में। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप, इसको लास्ट में करेंगे। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने बोला ग्रीन हाउस गैसेज ये होते हैं जो कि सोलर रेडिएशन को जब इंटर करता है रेडिएशन तो उसको बाहर जाने से प्रिवेंट करते हैं कि हीट एस्केप करके बाहर ना चली जाए, है ना। आपको याद होगा इंफ्रारेड रेडिएशन। द एब्जॉर्ब रेडिएशन अगेन अर्थ पे आता है, दोबारा अर्थ को गर्म करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, अगर हमने क्या किया, अब ये गैसेस काम क्या कर रही है, बेसिकली हीट को अर्थ तक रख रही है, हीट को अर्थ पे बचा के रख रही है। अगर इन गैसेस का अमाउंट ज्यादा हो गया तो हीट भी ज्यादा हो गया, हीट ज्यादा हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, एक्सप्लेन द काउज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई पेड़ काटोगे तो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस का बढ़ना, आपने फॉसिल फ्यूल जलाया, ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हुई, फॉसिल फ्यूल को जलाना। ठीक है, इंडस्ट्री वेस्ट पॉल्यूटेंट भी CO2 का इनहांस कर रही है, तो ये क्या, ये प्रॉब्लम ही। ग्लोबल वार्मिंग क्या कर सकता है, तो आप देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। व्हाट इज एल नीनो इफेक्ट? Explain how it account to biodiversity losses. Explain the 3 measures that you individual would take to reduce the इल नीनो इफेक्ट का मतलब है ओल्डर क्लाइमेट चेंज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, जिसकी वजह से क्या होगा, पोलर आइसेस जो हैं वो पिघलेंगी हिमालय स्नो कैप का, जिससे सी लेवल बढ़ेगा और बहुत सारे कोस्ट एरिया डूब जाएंगे, जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा। ऐसा जगह जो डूब जाएगा जहां पे ऑर्गेनिज्म था वो तो खत्म ही हो जाएगा यार।
कैसे कर सकते हैं? तो एनर्जी सोर्स ऐसा यूज़ करें जो रिन्यूएबल हो, टेलीविज़न अदर गैजेट लो पिच पे यूज़ करें, ठीक है, मिनिमम यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, टोबैको स्मोकिंग नहीं, प्लांट करें ट्रीज। अब बात करते हैं ओजोन डिप्लेशन एंड द स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है देखो, you have earlier studied in the chemistry books of class 11 about bad ozone formed in the lower atmosphere troposphere that harm plants and animal। क्या हमने बोला? देखो अब जो ओजोन है ना भाई, वो ओजोन होगा दो तरीके का, पहला होगा बैड ओजोन और दूसरा होगा गुड ओजोन। जो आपके पास बन रहा है ना ओजोन, वो है बैड ओजोन। आपके पास वाला मतलब देखो एटमॉस्फेयर के ना लेयर्स होते हैं, सबसे नीचे वाले लेयर्स को हम बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर। तो लोअर एटमॉस्फेयर क्या बोलते हैं हम? ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। अगर ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बन रहा है तो वो बैड ओजोन है। क्या है वो? बैड ओजोन है। लेकिन ऐसा ओजोन जो एटमॉस्फेयर के अपर वाले पार्ट में बनता है, अपर वाले पार्ट के एटमॉस्फेयर को क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। करेक्ट। तो वो जो है सन से आ रही यूवी रेज को, सन से आ रही यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करेगा और हमको बचाएगा। क्या मैंने बोला? आई रिपीट वंस अगेन, मैंने बोला कि भाई लोअर एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, लोअर एटमॉस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, और अपर एटमॉस्फेयर को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। ट्रोपोस्फेयर में बना हुआ ओजोन हार्मफुल होता है और उसको हम बैड ओजोन बोलते हैं, और जो ओजोन हमारा अपर एटमॉस्फेयर में बना है, मतलब कि स्ट्रेटोस्फेयर में बना है, वो कैसा है भाई? तो वो है आपका गुड ओजोन, जो कि सन से आ रही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रोकती हैं और हमें बचाती हैं। ठीक है भाई, बहुत अच्छा सवाल है। तो गुड ओजोन और बैड ओजोन पे दो बार सवाल आया, नीट 2019 में, नीट 2014 में। क्या है अब? यूवी रेज आर हाईली इंजरियस टू लिविंग ऑर्गेनिम्स इन डीएनए एंड प्रोटीन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेफरेंटली ऑब्जर्व यूवी रेज एंड हाई एनर्जी ब्रेक द केमिकल बॉन्ड विद दिस। क्या लिखा है देख, अब जो यूवी रेज सन से आती हैं, अगर फॉर एग्जांपल एक वक्त के लिए भूल जाएं कि यूवी रेज को कोई रोकने वाला है, तो यूवी रेज क्या होंगी? सन से आएंगी अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसमें डीएनए है और प्रोटीन्स हैं। अब डीएनए और प्रोटीन जो है यूवी रेज को एब्जॉर्ब करती हैं। क्या करती हैं भाई? एब्जॉर्ब करती हैं। और यूवी रेज क्या है कि हाई एनर्जी है। यूवी रेज क्या है? हाई एनर्जी है। हाँ, क्या है? यूवी रेज के पास क्या है? हाई एनर्जीज है। यूवी रेज के पास हाई। ठीक है सर। तो जो बॉन्ड्स हमारी बॉडी में है, डीएनए में, डीएनए जिस बॉन्ड से बना है, प्रोटीन बना है, तो प्रोटीन और डीएनए के पास जो बॉन्ड्स हो उसको ये तोड़ देगी। और अगर इसने बॉन्ड्स को तोड़ दिया तो क्या हो गया? म्यूटेशन हो गया। तो मतलब यूवी रेज म्यूटेशन कर सकती हैं बॉन्ड्स को तोड़ के, डीएनए और प्रोटीन में जो बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो भाई यूवी रेज को नीचे नहीं आने देना है। हाँ, कौन नहीं आने देता? ओजोन नहीं आने देता। मतलब ओजोन एक शील्ड की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? शील्ड की तरह काम करता है। अब क्या लेगा? द थिकनेस ऑफ ओजोन को अगर नापना है तो आप डॉप्सन यूनिट में नाप सकते हो। आप मुझे बताओगे नॉइस को नापने की यूनिट को क्या बोलते हैं? नॉइस की नापने की यूनिट को क्या बोलते हैं? तो द थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर इन टर्म ऑफ डॉप्सन यूनिट। हम डॉप्सन यूनिट के टर्म में थिकनेस ऑफ द ओजोन नापते हैं। नीट 2022, नीट 2021 में आया था। अब क्या देख, ozone gas is continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen and also degrade into molecular oxygen in the stratosphere। क्या लिखा है? Ozone gas is continuously formed by the action of UV rays on molecular oxygen and also degraded into molecular oxygen in that। UV rays लगातार ओजोन को बना भी रहा होता है और ओजोन लेयर को तोड़ भी रहा होता है। अब क्या देख, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। कैसे बनता है? ध्यान से सुन। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट में O2 है। अब इस O2 को तोड़ दिया यूवी ने, क्योंकि बॉन्ड तोड़ता है, O अलग हो गया, और कहीं पे O प्रेजेंट है, तो ये इससे जाके मिल जाएगा और इससे बनाएगा O3, ओजोन का फॉर्मेशन करेगा। क्या लिखा हुआ है? देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बोला कि जो ओजोन गैस है वो कंटिन्यूसली यूवी रेस की मदद से बन रहा है एंड ऑल्सो वो यूवी रेस की मदद से टूट भी रहा है। तो बैलेंस बना रहना चाहिए किस चीज में? बनने और डिग्रेडेशन में, ओजोन के स्ट्रेटोस्फीयर में। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो हमारे लिए फायदेमंद है, गुड ओजोन है, क्योंकि वो यूवी रेस जो आ रही है सन से, उससे हमको बचाता है। करेक्ट।
अब क्या है, ये बैलेंस बिगड़ जाता है। कैसे बिगड़ता है भाई, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से बिगड़ता है। Of later, the balance can be disrupted due to the enhancement of ozone degradation by chlorofluorocarbon. अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। मैंने बोला कि गुड ओजोन है और बैड ओजोन है, नीचे जो बना वो बैड ओजोन है, ऊपर जो बना वो गुड ओजोन है। और गुड ओजोन को लगातार यूवी रेस तोड़ भी रहा होता है और बना भी रहा होता है। कैसे बोला, अगर O2 है तो इसको O में तोड़ दिया किसने, यूवी रेज ने, और कहीं पे O2 है इसने इससे जाके जुड़ गया तो O3 बन गया, ओजोन बन गया। तो बन भी रहा है टूट भी रहा है, अगर दोनों बैलेंस वे में रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बैलेंस बिगाड़ देता है। कौन बिगाड़ता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिगाड़ता है। क्या बिगाड़ता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपके रेफ्रिजरेटर में होता है, आपके एसी में होता है, आपके टेलीविजन से भी निकलता है। ठीक है, क्या लिखा है देख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन discharge in the lower part of the atmosphere and move and reach to the atmosphere। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम डिस्चार्ज करते हैं यहां से और वो पहुंच जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर में क्या है, तो गुड ओजोन है। ठीक है, इन स्ट्रेटोस्फीयर यूवी रेज एक्ट ऑन देम टू रिलीज क्लोरीन एटम। अब देख, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में जो क्लोरीन है उसको कौन रिलीज कर देगा, यूवी रेस। क्योंकि आपको पता है यूवी रेस क्या करता है, बॉन्ड तोड़ता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में से क्लोरीन को रिलीज करवा देगा कौन, यूवी रेस। अब क्लोरीन डिग्रेड ओजोन रिलीजिंग मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन जो है एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। और कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते हैं। वो क्या करता है कि O3 मस्त O3 ओजोन था, अब वो इस पे काम करेगा कौन, क्लोरीन काम करेगा। क्लोरीन जो इसके ऊपर काम करेगा और इसका एक ऑक्सीजन बाहर करवा देगा। तो O अलग हो गया, O2 अलग हो गया, तो भाई ये तो ओजोन लेयर खत्म हो गया। ये कहां हो रहा है, स्ट्रेटोस्फीयर में हो रहा है। देखो क्या मैंने बोला, देखो ध्यान से, देखो क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। देखो हमने बोला कि ओजोन, बहुत ध्यान से सुनना है, ओजोन ओजोन एकदम कुछ नहीं है, सला गर्दा हो जाएगा सीधे को। ध्यान सुनो, ओजोन का क्या है भाई, तो हमने बोला भाई एक होता है गुड ओजोन, एक होता है बैड ओजोन। जो लोअर एटमॉस्फेयर में है वो क्या है, बैड ओजोन है, मतलब जो स्ट्रेटोस्फीयर में है। जो स्ट्रेटोस्फीयर में, जो अपर एटमॉस्फेयर में, वो क्या है, गुड ओजोन है। उसमें क्या होता है, अब गुड ओजोन क्यों बोला मैंने उसको, क्योंकि सन से जो यूवी रेज आ रही हैं वो हमको हार्म करती हैं, हमारे डीएनए में परिवर्तन करती हैं, हमारे प्रोटीन में परिवर्तन करती हैं, तो हमको बीमार डाल सकती हैं। उसको कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको रोक कौन रहा है, कैप्टन अमेरिका की तरह शील्ड लेकर के, तो ओजोन। कौन भाई, ओजोन। ठीक है भाई, ठीक है भाई, मजा आ रहा है। अब यूवी रेज जब ओजोन पे पड़ती हैं तो वो ओजोन को तोड़ती भी हैं। O3 ओजोन क्या है, O3 और ऑक्सीजन। ओजोन जो है एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है बाबू, याद रखना, क्या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अगर वो नीचे है तो बैड है, ऊपर है तो हमारे गुड है। तो O3 है, अब उसके ऊपर, अब यूवी रेज का क्या काम है, बॉन्ड तोड़ती है। तो O3 था तो एक O को अलग कर दिया, तो बचा क्या, 2 O वाला बच गया। मतलब क्या बच गया, O3 था, जब यूवी ने काम किया तो O2 अलग और O अलग हो गया, नेसेंट ऑक्सीजन अलग हो गया, तो ओजोन तो खत्म हो गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी, ये तो तोड़ा तुमने, ये जोड़ता भी है। कैसे जोड़ता है, O2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, O अलग कर दिया उसने, तो ये किसी और O से जाके जुड़ गया, तो O3 दोबारा बन गया, तो बन गया ओजोन। टूटा भी बना भी, ये बैलेंस रह सकता है। लेकिन अगर बैलेंस रहा तो फायदे में है। लेकिन हमने बोला कि हम इस बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। कैसे बिगाड़ रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपको रेफ्रिजरेटर में, आपके फ्रिज में मिलता है। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है, आपके एसी से भी निकलता है। क्या करता है ये, तो हम इसको यहां से छोड़ते हैं, वो ऊपर जाता है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जब ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जब जाता है तो इसके ऊपर यूवी रे काम करता है। यूवी रे जब काम करता है तो क्लोरीन अलग हो जाता है, और क्लोरीन जो है वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता है। जब ये क्लोरीन कंज्यूम नहीं होगा तो ये क्या करेगा, ये जाके O3 को तोड़ेगा। मतलब ये वही काम कर रहा है जो यूवी कर रहा था। तो अब तो यूवी भी कर रहा है ये काम, और अब तो क्लोरीन भी कर रहा है ये काम, तो टूटने का जो दर है वो ज्यादा हो गया बनने के दर से, तो बैलेंस बिगड़ गया। वही लिखा हुआ है, स्ट्रेटोस्फीयर रूवीज एक्ट ऑन देम टू रिलीज क्लोरीन, और क्लोरीन जैसे ही रिलीज होगा तो ओजोन जो है वो मॉलिक्यूलर ओजोन रिलीज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2 रिलीज करेगा। ठीक है, और ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, तो क्लोरीन एटम आर नॉट कंज्यूम इन द रिएक्शन। समझ आ गया। हाउएवर क्लोरीन आप ऐड करोगे स्ट्रेटोस्फीयर में तो दे हैव परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग इफेक्ट द ओजोन लेवल। ये परमानेंटली, ऐसा नहीं कि ये किया खत्म, नहीं,
ये कंज्यूम नहीं हो रही है। आप अगर क्लोरीन ऐड कर रहे हो अपने स्ट्रेटोस्फीयर में तो भाई ऐसा है कि ये लगातार कहीं ना कहीं परमानेंटली और लगातार ओजोन लेवल में इफेक्ट कर रहे हैं, उसको घटा रहे हैं, उसको छेद कर रहे हैं उसमें। All through ozone depletion is occurred widely in that stratosphere. The depletion is particularly make over the Antarctica. उसने बोला कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में और हमको अंटार्कटिका रीजन के ऊपर एक अंटार्कटिका रीजन के ऊपर होल देखने को मिला। क्या देखने को मिला? ओजोन होल देखने को मिला। दिस इज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिकन ओजोन लेयर कंटिन्यूअस कॉल्ड ओजोन होल। और कई जो अभी लॉकडाउन हुआ था उसमें ओजोन जो है उन्होंने अपने आप को रिपेयर भी किया था, और जो ओजोन बहुत कई सालों से रिपेयर नहीं हुआ था वो हो गया, क्योंकि हमने पॉल्यूशन बहुत कम कर दिया था, हमने गाड़ी वाड़ी नीचे, तो बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मतलब रिपेयर हो गया था हमारा इन्वायरमेंट। खैर, तो हमने क्या बोला, ऑल थ्रू ओजोन डिप्लेशन इज ऑकर वाइडली इन दैट, पता है भाई लगातार हो रहा है स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर ऐसा होता रहेगा तो हमने देखा है अंटार्कटिका रीजन के ऊपर एक मार्क हो गया है ओजोन होल का। दिस इज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज एरिया ऑफ थिकनिंग ओजोन लेयर कॉमनली कॉल्ड, जिसको हम बोलते हैं ओजोन होल। फिगर नहीं डाला क्या यार? फिगर नहीं डाला यार, कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी निकालेंगे। क्या करेंगे यार? आप एनसीईआरटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे भाई? आप निकालेंगे एनसीईआरटी। क्या निकालेंगे? एनसीईआरटी। देखो एनसीईआरटी में 16.8 में अंटार्कटिका रीजन के ऊपर जो होल है उसको दिखाया गया है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है? आप उसको ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, रखेंगे आप ध्यान से। ओजोन होल इन द एरिया अबव अंटार्कटिका शोइंग द पर्पल कलर, ठीक है, वेयर द ओजोन लेयर इज द थिनेस्ट ओजोन थिकनेस इन गिवन डॉक्सनवुड, पता है। ओजोन होल ओवर अंटार्कटिका डेवलप ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, क्योंकि इस वक्त क्या होता है, चलो ठीक है। यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी, यूवी रेडिएशन जिसका वेवलेंथ यूवीबी से छोटा है, आर कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय अर्थ एटमोस्फियर गिवन दैट द ओजोन लेयर इज इंटैक्ट। समझ आया? ठीक है भाई, हमने बोला यूवी रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ शॉर्टर देन यूवीबी, ऐसा वेवलेंथ यूवी रेडिएशन का जो उसका कहता है यूवीबी से छोटा है, वो कंप्लीटली अर्थ एटमोस्फियर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। बट यूवीबी डैमेज डीएनए एंड म्यूटेशन में ऑकर, क्या लिखा उन्होंने? यूवीबी जो है वो हमारे डीएनए को डैमेज करता है और म्यूटेशन भी करता है, मतलब उसमें बदलाव भी करता है। इससे क्या होता है? एजिंग ऑफ स्किन होता है, डैमेज होता है स्किन सेल्स, और बहुत टाइप के स्किन कैंसर देखने को मिलते हैं। किसकी वजह से? यूवीबी की वजह से, ठीक है भाई, ठीक है भाई। इन ह्यूमन आइज कॉर्निया एब्जर्व यूवी, अब हमारे आंखों में जो है ना, हमारी आंखें जो है, हमारी आंखों की जो कॉर्निया है वो यूवी रेडिएशन को एब्जर्व करती हैं, और अगर यूवीबी का डोज ज़्यादा हो गया तो कॉर्निया फूल जाएगा, जिसको हम कहेंगे स्नो ब्लाइंडनेस, जिसे कैटरेक्ट भी हो सकता है। समझ आया कि नहीं आया? तो हमने बोला ह्यूमन आइज जो है उनकी कॉर्निया जो है यूवीबी रेडिएशन को एब्जर्व करती हैं। अगर हाई डोज हुआ यूवीबी का तो कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन होगा, और साथ ही साथ क्या होगा, जिसकी वजह से होगा स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरेक्ट जैसी बीमारी होगी। और अगर एक्सपोजर ज़्यादा हुआ तो ये कॉर्निया को परमानेंटली डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द डिलीटियस इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, एन इंटरनेशनल थेरेपी नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल was signed at Montreal, Canada in 1987, effectively in 1989 to control the emission of ozone depletion of France। क्या बोला? अब हमने बोला कि ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, हमको ऐसा दिमाग में आया, लोगों ने देखा कि हाँ बहुत गड़बड़ है ये, तो इसकी वजह से स्किन कैंसर बढ़ रहा है, तो इंटरनेशनल बहुत ज़्यादा लोग इसको लेकर के ये हो गए, जागरूक हो गए, और हुआ इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस हुआ जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कहाँ हुआ? साइन इन मॉन्ट्रियल, कनाडा में हुआ 1987 में, इफेक्टिवली 1989 से काम किया। और इसमें यह था कि भाई आपको उन सब सब्सटेंसों को रोकना है, उनके इमिशन को कंट्रोल करना है, जिसकी वजह से ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। और subsequently many more effect has been made, and protocol has laid down differently roadmap separately from developed countries for reducing the emission of chlorofluorocarbon ozone। उन्होंने बोला कि बहुत सारे एफर्ट लगाए गए, बहुत सारे
बहुत सारे प्रोटोकॉल लगाए गए, ठीक है, बहुत सारे रोड मैप बनाए गए कि भाई ये करना है, ये नहीं करना है ना, अलग अलग रोड मैप बनाए गए, डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग बनाए गए, डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग बनाए गए। उन्होंने बोला भाई ऐसे चीज़ों को यूज़ करना बंद करो जिससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकल रहा है, या फिर बहुत कम यूज़ करो, ऐसी मशीनें बनाओ जिसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना हो। तो ये सब चीज़ें हुई, 2019 में सवाल आया था, ठीक है। अब सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है ओजोन, हमको पता है वर्ल्ड ओजोन डे मनाते हैं 16 सितंबर को, ध्यान रखेंगे, ठीक है। डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनेंस। अब क्या लिखा हुआ है, अगला टॉपिक है आपका डिग्रेडेशन बाय इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। अब चीजें डिग्रेड हो रही हैं, खत्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, कैसे भाई? तो आप इम्प्रॉपर वे से रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो, रिसोर्सेज यूज कर रहे हो लेकिन इम्प्रॉपर, आप तरीका ढंग के यूज नहीं कर रहे हो, करेक्ट, और ना अच्छे से मेंटेन कर रहे हो। क्या है देखो, degradation of natural resource can occur not just by the action of pollutant but also by the improper resource utilization practices। क्या लिखा, हमने बोला नेचुरल रिसोर्सेज जो कम हो रही हैं, खत्म हो रही है, सिर्फ पॉल्यूटेंट की वजह से नहीं हो रही है। हमने बोला कि एयर पॉल्यूटेंट हो रहा है, हमने बोला वाटर पर, नहीं, सिर्फ उसकी वजह से नहीं हो रही, हम रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं इम्प्रॉपर वे से, हमारा तरीका गलत है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन। क्या हो रहा है, सॉइल इरोजन, मिट्टी बह जा रही है और जमीन बंजर हो रहा है, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, बंजर हो रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ फर्टाइल सॉइल टेक्स है, उन्होंने बोला कि जो सॉइल आप बहा देते हो ऐसे ही, जो बह जा रही है नदियों में, उसको बनने में कहीं ना कहीं, फर्टाइल सॉइल को बनने में सालों लगाए, सेंचुरीज लगे, 100 ऑफ ईयर्स लगे हैं, लेकिन ये इजिली रिमूव हो जा रही है। कैसे रिमूव हो रही है, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। फॉर एग्जाम्पल ये जगह है, ये जगह है, अब यहां पेड़ लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है भाई, यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है भाई, यहाँ जो पेड़ लगा हुआ है भाई, अब ये पेड़ इस मिट्टी में लगा हुआ है, तो उसने इस मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है। क्या करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है, और उसने उस मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है। अब जब आप पेड़ को काट दोगे, लकड़ी लेने के लिए पेड़ को काट दोगे, तो अब मिट्टी क्या हुई, मिट्टी पर से पेड़ का जो कब्जा है वो हट गया। अब मिट्टी क्या है, फ्री है, तो फ्री है तो जब बाढ़ आएगा, जब पानी आएगी, जब पानी ढेर गिरेगा, तो क्या होगा, वो उससे सॉइल इरोजन हो जाएगा, करेक्ट। तो क्या है, बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटी है। फॉर एग्जांपल हमने बोला ओवर कल्टीवेशन कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा ग्रेजिंग चढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ काट रहे हैं, और जो हमारा इरिगेशन करने का तरीका है, पटवन करने का तरीका है, वो बहुत गलत है, जिसकी वजह से जो लैंड्स है ना, उनके पैचेस बन गए हैं, वो टुकड़े हो गए हैं, लैंड्स के टुकड़े हो गए हैं। क्या क्या कारण है भाई, तो ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ओवर कल्टीवेशन कर रहे हैं, चढ़ा दे रहे हैं, घास का घास, पेड़ का पेड़ खत्म कर दे रहे हैं, एकदम खिला पिला के गाय बकरी को। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन बोले तो भाई, डिफॉरेस्टेशन बोले तो पेड़ों की कटाई करना, इट्स कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट खत्म कर रहे हैं। और जो आपका इरिगेशन करने का तरीका है, पटवन करने का तरीका, वो गलत है, ऐसा कर रहे हो कि उससे मिट्टी ही बह जा रही है, करेक्ट। और जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि लैंड्स जो है ना, जो बड़ा एरिया था उसमें पैचेस बच रहे हैं, क्या बच गए, पैचेस बच गए, ठीक है भाई। When large barren patches extend and meet over time a desert के, उसने क्या बोला, जब बड़े बड़े ऐसे पैचेस जो कोई काम की नहीं, जिसपे मतलब कोई चीज़ नहीं उग सकता है, जब वो मिल जाते हैं तो क्या बनता है, डेजर्ट क्रिएट हो जाता है। इंटरनेशनली इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड दैट डेजर्टिफिकेशन मेजर प्रॉब्लम नाउअडेज पर्टिकुलरली ड्यू टू द इंक्रीज अर्बनाइजेशन। अब डेजर्टिफिकेशन कैसे हो रहा है, डेजर्टिफिकेशन हो रहा है अर्बनाइजेशन के, शहरीकरण जैसे जैसे हो रहा है, जैसे जैसे लोग गाँवों को शहर बनाते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्या बोलते हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, वैसे वैसे डेजर्टिफिकेशन वाली प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, करेक्ट। वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी, पानी का जमा होना, इरिगेशन अगर अच्छे से नहीं होगा, अगर पटवन अगर अच्छे से होगा, पानी अगर अच्छे से आप नहीं बताओ खेतों में, तो विद इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनिंग ऑफ वाटर लीड टू वाटर लॉजिंग द सॉइल। तो क्या होगा भाई, पानी आपने डाल दिया खेतों में, अब उसको निकलने का जगह ही नहीं मिल रहा है पानी को, पानी जो है आपके ज़मीन में इकट्ठा हो गया, वाटर लॉजिंग हो गया है। तो क्या करेगा भाई, क्रॉप को तो इफेक्ट करेगा ही, क्रॉप को तो सड़ाएगा ही, क्रॉप को सड़ाएगा ही। अब पानी क्या है कि ज़मीन के ऊपर जम गया, इतना लेयर, ये ज़मीन था, इसके ऊपर ये पानी जम गया है, तो अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है ना, वो ऊपर आने लगेंगे। जो पानी में प्रेजेंट, जो मिट्टी में प्रेजेंट ऑक्सीजन है ना, वो बबल बन के ऊपर आने लगेगा। क्यों, वाटर लॉजिंग की वजह से। तो वाटर लॉजिंग, पानी का जमा होना खेतों में कैसे जमा होता है, आपने खेत में पानी छोड़ा, लेकिन ऐसा प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया कि पानी, जैसे पटना का ड्रेनेज सिस्टम एकदम बर्बाद है, ठीक है, 5 मिनट की बारिश में पूरा पटना डूब जाता है, ड्रेनेज सिस्टम इतना गंदा है। तो वैसे ही अगर आप खेतों में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं करोगे, आप पानी डाला और निकलने का रास्ता नहीं, तो पानी जमा होगा, और जब पानी जमा होगा खेतों में, तो क्या करेगा वो कि पानी जमा हुआ तो जो
जो सॉइल में सॉल्ट प्रेजेंट है वो ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। जो सॉइल में ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो बबल बन के ऊपर आ जाएंगे और साथ ही साथ क्रॉप को तो अफेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। सॉल्ट देन डिपोजिट एट द थिन क्रस्ट में जो डिपोजिट लैंड सरफेस पे आ जाएंगे और रूट ऑफ द प्लांट में जमा होने लगेंगे, ये होगा। इंक्रीज सॉल्ट कंसंट्रेशन अगर हुआ, अब क्या हुआ देखो, द इंक्रीज सॉल्ट कंटेन इन इनिमिकल टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप एंड एक्सट्रीमली डैमेज। अब क्या हुआ, सॉल्ट इकट्ठा हो रहा है सॉइल के ऊपर, तो क्या हो रहा है, सैलिनिटी ही बढ़ रही है ना। सैलिनिटी क्या होता है, सॉल्ट का बढ़ना, तो सैलिनिटी डैमेज कर रहा है किसको, एग्रीकल्चर। तो वाटर लॉजिंग एंड सॉइल सैलिनिटी, क्यों, पानी जमा हुआ तो सॉइल ऊपर आ गया, तो सॉइल सैलिनिटी हुआ। ये प्रॉब्लम है जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद देखने को मिले, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने बहुत भारी अमाउंट में किसका यूज किया था, हमने यूज किया था, सही बोला आपने, इनऑर्गेनिक फार्मिंग की थी हमने, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सबका यूज किया था, ठीक है भाई। अब बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन के ऊपर। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, मतलब ये कि फॉरेस्ट को आपने काट दिया। फॉरेस्ट किससे बनता है, पेड़ों से बनता है। तो आपने क्या किया सर, कि आपने जंगल थे 10-15 पेड़ थे और आपने क्या गर्दा मचा दिया, मतलब ये गए 10 पेड़ को काट के लिया है, तो वो जो जंगल था पहले, फॉरेस्ट था पहले, वो काट दिया आपने, इट्स कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि आपने क्या किया, वो लैंड जो फॉरेस्ट था उसको नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो डिफॉरेस्टेशन इज द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड वन। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट की बात बोले तो 40% फॉरेस्ट जो है अभी हम लॉस्ट कर चुके हैं ट्रॉपिकल में, एज कम्पेयर टू टेम्परेट। टेम्परेट में सिर्फ 1% ही लॉस किया। ट्रॉपिकल में हमने बहुत ज़्यादा लॉस किया, क्योंकि ट्रॉपिकल में ऐसी कंट्रीज हैं जो डेवलपिंग हैं, जो डेवलप कर रही हैं, तो वो क्या करती हैं, जंगलों को काटती हैं, बेचती हैं और बोलती हैं भाई हम इसी से डेवलपमेंट करेंगे अपना। तो उन पगलों को कौन समझाए। और टेम्परेट वाले रीजन में हमने बहुत कम फॉरेस्ट काटा है। ट्रॉपिकल में तो यार मेन है ना लंग्स ऑफ द अर्थ, तो ट्रॉपिकल ही है। ट्रॉपिकल में अप्रोक्स हमने बोला 40% फॉरेस्ट हमने काट दिया है, और हमने बोला कि 1% टेम्परेट में हमने काटा। टेम्परेट में बहुत कम काटने का कारण ये रहा कि टेम्परेट में जो कंट्रीज हैं बहुत डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप कंट्री डेवलप हो चुकी हैं, तो उतना वो ध्यान रखते हैं इन चीज़ों का, करेक्ट। द प्रेजेंट सिनेरियो डिफॉरेस्टेशन इज पर्टिकुलरली ग्रीन इंडिया में बढ़ रहा है डिफॉरेस्टेशन। एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की पहली, एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी की बात बोलें तो फॉरेस्ट 30% था इंडिया में, ठीक है। लेकिन सेंचुरी जैसे एंड हुआ तो ये 30% से 21.54% हो गया, समझ आया। लेकिन नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अनुसार 1998 में इंडिया में आया कि 33% फॉरेस्ट प्लेन एरिया में होना चाहिए और 67% फॉरेस्ट हिली एरिया में होना चाहिए। क्या हमने बोला भाई ऐसा है कि इंडिया में भी जो डिफॉरेस्टेशन है बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तो 21st सेंचुरी है, 20th सेंचुरी के बिगिनिंग की अगर हम बात बोले तो इंडिया में 30% लैंड पे जमीन पे, समतल जमीन पे फॉरेस्ट था। लेकिन भैया जैसे ही सेंचुरी खत्म हुआ कितना हो गया, 21.54 हो गया, 9% के अप्रॉक्स घट गया है। लेकिन नेशनल पॉलिसी जो आया, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी आया 1988 में, क्या बोलता है कि 33% फॉरेस्ट जो है वो प्लेन एरिया को कवर करना चाहिए और 67% हिली एरिया को। अब हाउ डज डिफॉरेस्टेशन ऑकर, डिफॉरेस्टेशन कैसे होता है, तो भैया इसमें ह्यूमन एक्टिविटी क्या है भाई। तो हम बोलते हैं कि नहीं भाई हमारा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमको अनाज चाहिए, तो हम जंगलों को काट देंगे और जो ज़मीन आएगा सामने मेरे उसमें हम खेती करेंगे, है ना। तो ये डिफॉरेस्टेशन है। क्या है देखो, मेजर रीजन की कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू एग्रीकल्चर। हम जंगल को काट रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसमें खेती करें, क्यों, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है भाई। ट्रीज आर एक्ट फॉर टिम्बर के लिए काटते हैं ट्रीज को, फायरवुड के लिए काटते हैं, कैटल के लिए काटते हैं, और बहुत सारे पर्पस है भाई। तुमको लकड़ी से घर बनाना है, तुमको लकड़ी का क्या बोलते हैं बैठने वाला बनाना है, तुमको कुर्सी बनाना है, यार जब दूसरे चीज़ अवेलेबल है तो लकड़ी ही क्यों। खैर, अब एक था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूमू कल्टीवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर क्या बोलते हैं, झूमू कल्टीवेशन। ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट में बहुत था। क्या होता था इसमें कि एक ट्राइब कम्युनिटी थी जो कि जाती थी जंगलों में, जंगलों को काटा, वहाँ घर बनाया अपना थोड़ा मोड़ा और खेती किया। 3-4 साल के बाद वहाँ से कहीं और चले गए, उसको वहीं छोड़ दिया। तो सोचो उस जंगल को बनने में जहाँ हज़ारों साल लगा था, तुमने 3 साल खेती की, वहाँ से चले गए, दूसरी जगह चले गए। झूमू कल्टीवेशन ना, स्लैश एंड बर्न, काटते थे, जलाते थे, जो उसका ऐश होता था वो एज अ फर्टिलाइज़र यूज़ करते थे। 3-4 साल रहे वहाँ, पूरा जमीन को बंजर कर दिया, क्योंकि पूरा पेड़ ही काट दिया है ना, वहाँ खेती करने लगे।
और फिर वहाँ से उठ के चले गए, कहीं और जाके फॉरेस्ट काटा, तो ये डिफॉरेस्टेशन का कारण था। तो स्लैश एंड बर्न क्या चाहता था, फार्मर्स कट डाउन द ट्री फॉर द फॉरेस्ट एंड बर्न द प्लांट एज फर्टिलाइजर का यूज़ करते थे और फार्मिंग करते थे, अपने गायों को खिलाते थे। कल्टीवेशन करने के बाद एरिया को छोड़ देते थे और फिर वो रिकवरी करता था। रिकवरी करने में तो काफ़ी टाइम लगेगा यार, है ना, आपने एक कर दिया। तो अब दूसरी जगह गए, रिपीट किया, तो क्या हुआ भाई, प्रॉब्लम है, वहाँ गए वहाँ काटा, तो हर जगह जंगल काटते चल रही है, 3-4 साल में तो बहुत काट देंगे। अर्लियर झूमो कल्टीवेशन को रोका गया, ठीक है। इनफ टाइम गैप वॉज गिवन टू दैट लैंड रिकवरी फ्रॉम द इफेक्टिव कल्टीवेशन, ठीक है, झूमो कल्टीवेशन रोका गया, ठीक है। in earlier days when Jumo cultivation was the prevalence, enough time gap was given so that the land recovery, उन्होंने Jumo cultivation बहुत ज़्यादा होने लगा, तो उन्होंने क्या किया, लैंड रिकवरी को टाइम दिया कि इफेक्टिवली हो सके। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द रिपीट कल्टिवेशन द रिकवरी फेज डन अवे विद द रिजल्टिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब समझ आया ना, तो फिर हमने उनको रोका, फिर हमने बोला कि भाई तुमको अच्छा घर दे देते हैं, यहीं रह जाओ, अब कहाँ जाओगे, ठीक है। तो फिर Jumo कल्टिवेशन को क्या किया था, रोका गया। What are the consequences of deforestation? तो वन ऑफ द मेजर इज इनहांस। अब क्या है, डिफॉरेस्टेशन का क्या कारण, क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो डिफॉरेस्टेशन जब आप करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन एटम, क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट लेता है, फोटोसिंथेसिस करता है, प्लांट ही नहीं हो, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, तुम करेगा रे। बिकॉज ट्री दैट कुड होल्ड अ लॉट ऑफ कार्बन इन द बायोमास एंड लॉस विद डिफॉरेस्टेशन। समझ आया, बहुत अमाउंट उसने अपने कार्बन अपने अंदर दबा के रखा हुआ था, जब उसने आपने उसको काट दिया तो कार्बन रिलीज हो गया। इतना कार्बन रखोगे कहाँ यार। डिफॉरेस्टेशन की वजह से लॉस, हाँ, जिस पेड़ों को आपने काटा है वहाँ कितना पक्षी, कितना चींटे, कितना ज़्यादा इंसेक्ट रहता था, सब खत्म हो गया, तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। वहाँ रह रहे जानवर का हैबिट लॉस हो गया, हैबिट डिस्ट्रक्शन हो गया। एक वीडियो है मेरे पास था, बहुत अच्छे से मैं डाला नहीं यहाँ पे, मैं डाल दूंगा बाद में कभी। वो हाइड्रोलॉजिक साइकिल, वाटर साइकिल जो वो डिस्टर्ब हो रहा है। अब जिस मिट्टी को उसने पकड़ के रखा होता प्लांट ने, वो मिट्टी बह जाएगी, सॉइल इरोजन होगा, और कहीं ना कहीं डेजर्टिफिकेशन, जो डेजर्टिफिकेशन होगा, क्या होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, समझ गया। अब क्या है, रिफॉरेस्टेशन। अब रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे फॉरेस्ट कट गया वहाँ पे फॉरेस्ट को रिस्टोर कीजिए, प्लांट लगाइए। तो रिफॉरेस्टेशन इज द प्रोसेस रिस्टोरिंग द फॉरेस्ट वन एग्जिस्ट विद द रिमूवल ऑफ द सम पॉइंट इन द पास्ट। समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन में ऑकर नेचुरली इन द डिफॉरेस्टेशन, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। हाउएवर वी कैन स्पीड अप प्लांट। अब हमने बोला रिफॉरेस्टेशन खुद भी हो सकता है, लेकिन आपको स्पीड अप कर सकते हो, वहाँ पे प्लांट लगा करके बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ेगी उस एरिया में जहाँ पे आप प्लांट लगोगे, ठीक है। केस स्टडी है ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन कंजर्व। अब उन लोगों ने जिन्होंने कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट किया उनके ऊपर क्या है, केस स्टडी है, ठीक है। क्या है, केस स्टडी है। पीपल पार्टिसिपेट हैज़ अ लॉन्ग। अब देखो क्या है कि इंडिया के लोग शुरू से थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, बहुत सेंसिटिव रहे हैं फॉरेस्ट को बचाने को लेकर के, ठीक है। तो एक दो आपको क्या बोलते हैं, एक दो आपको पढ़ने को मिल सकता है, इसका केस स्टडी बहुत सा है। क्या है देखो, जैसे इन 1731 की अगर मैं बात बोलूँ तो जोधपुर के राजा ने कहा कि भाई ऐसा है कि मुझे बनाना है क्या, मुझे बनाना है नया महल। क्या बनाना है, नया महल। आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पैलेस। तो जाओ बगल वाले गांव से लकड़ी लेके आओ। मिनिस्टर वर्कर को भेजा कि नियर गांव में जाओ, जहाँ पे बिजनोई कम्युनिटी के लोग रहते हैं वहाँ से ट्रीज काट के लाओ। और बिजनोई कम्युनिटी के लोग जो है ना बड़े सेंसिटिव होते हैं, पेड़ों को अपने बच्चे की तरह मानते हैं, तो वहाँ से लाने के लिए बोला भाई अरे यार तो बड़ा गड़बड़ बात है। अब बिजनोई कम्युनिटी पीसफुली नेचर के साथ रहने वाली है भाई, ठीक है। अब जब गया किंग बोला कि जाओ बिजनोई कम्युनिटी वहाँ पे रहती है, वहीं पे पेड़ वेड़ है, वहीं से काट के ले आओ। अब एक बिजनोई वुमेन थी अमृता देवी, उन्होंने बहुत करेज दिखाया और उन्होंने पेड़ को हक कर लिया। उन्होंने बोला कि अगर आपको पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काटना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये पेड़ काटने नहीं दूंगी आपकी, ठीक है। और उन्होंने इस करेज को दिखाया कि भाई कहीं ना कहीं ट्री के लाइफ से ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब अपनी लाइफ को मैटर ना करते उन्होंने ट्री की लाइफ को मैटर किया। द ट्री मैटर्स मच मोर हर लाइफ, उनके लाइफ से ज़्यादा ट्री मैटर करता है उनके लिए, ठीक है। सैडली किंग मैन ने के सामने बहुत हाथ पैर जोड़ने पे, रोक करने पे कोई काम नहीं हुआ। उन्होंने अमृता देवी के साथ साथ पेड़ को भी काट लिया और साथ में उनकी 3 बेटियां थी और कुछ हंड्रेड्स ऑफ बिजनोई, उनको भी मार दिया गया। वो भी उन्होंने अपने पेड़ को बचाने के चक्कर में अपनी जान को गंवा दिया, ठीक है। नाउ एवर इन हिस्ट्री टू फाइंड अ कमिटेड दिस मैग्नीट्यूड विद ह्यूमन बीइंग सैक्रिफाइस द लाइफ ऑफ द काज एनवायरनमेंट। हिस्ट्री में
आपको कोई दूसरा एग्जाम्पल ऐसा नहीं मिलेगा कि कहीं ह्यूमन बीइंग ने इन्वायरमेंट को बचाने की अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली अमृता देवी बिजनोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड लोगों को देना स्टार्ट किया है। क्या है अवार्ड का नाम? अमृता देवी बिजनोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड उन लोगों को दिया जाता है जो कहीं ना कहीं अपना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज, ठीक है, एफर्ट दिखाते हैं, डेडिकेशन दिखाते हैं कि भैया न हमको तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब एक चिपकू मूवमेंट भी हुआ था ग्रावाल हिमालय में। कैसे हुआ था? 1974 में बहुत मतलब जो चिपकू वहाँ के लोग थे उन्होंने पेड़ों को हक कर लिया। जब भेजा गया था कॉन्ट्रैक्टर्स को कुल्हाड़ी लेकर के जाओ, एक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स हक कर लिया पेड़ को। लोगों ने बोला कि भाई चिपक जाओ पेड़ों से। पीपल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव अक्लेम्ड चिपकू मूवमेंट। लोगों ने कहा ये चिपकू मूवमेंट है, ठीक है। लोग गए थे वहाँ पे पेड़ काटने के लिए, कुछ काम था वहाँ पे, डैम वैम बनाना था, तो भाई लोग वहाँ से चिपक गए। मुझे लेटरली याद नहीं डैम क्या था, आई डोंट नो, मेरे को उतना ध्यान नहीं है, बट हाँ लोगों ने वहाँ चिपकू मूवमेंट किया, पेड़ से हक करके नहीं काटने देंगे जंगल को, ठीक है। अब रियलाइजिंग द सिग्निफिकेशन ऑफ पार्टिसिपेट बाय लोकल कम्युनिटी, अब उन्होंने बोला कि लोकल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही है क्योंकि लोकल कम्युनिटी की ही वजह से आप बचा सकते हो फॉरेस्ट को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, JFC। उन्होंने बोला कि भाई लोकल कम्युनिटी के साथ मिल करके हम फॉरेस्ट को बचाएंगे, ठीक है। क्या करेंगे? फॉरेस्ट को बचाएंगे। और हम लोकल कम्युनिटी को बोल देंगे कोई अगर ये पेड़ चोरी चुप के काटने आता है तो भाई उसको भगा दो, उसको मारो पीटो, जो करना करो, और इसके बदले तुमको हम फॉरेस्ट में से जो भी बेनिफिट होगा वो तुम खा सकते हो, फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन ले सकते हो, और आपको इसके बदले क्या करना है? फॉरेस्ट को बचाना है। मतलब ये कोई अगर आता है चोरी छुपे पेड़ काटे तो उसको आपको रोकना है ना। तो जो गवर्नमेंट ने ये चीज़ किया, समझ आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके आपका इन्वायरमेंटल इशू का चैप्टर होता है ख़त्म। अब शायद यहाँ पे हाँ, पहले मैं आपको थोड़ा सा दिक्कत है इधर, क्या है इधर हो गया। चलिए मैं पहले आपको PYQs करा देता हूँ, ठीक है। PYQs कराता हूँ। क्या है? द ओजोन को किस में नापते हैं? डॉप्सन में मानते हैं, डेसिबल मानते हैं, नॉइज़ में, ठीक है। रिलीज पहले क्या करना है आपको? पहले आपको रोकना है, फिर आपको देखना है कि क्या आंसर होगा, उसके बाद उसमें आपको आंसर लगाना है, ठीक है। क्या है भाई? तो देखो क्लोरीन एटम रिलीज फ्रॉम CFC सो डिग्रेडेशन ऑफ ओजोन, किस में? तो स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन्फ्लुएंस ऑफ UV ऑन द ह्यूमन हेल्थ? क्या एजिंग ऑफ होता है, कॉर्निया होता है, डीपिगमेंटेशन ही होता है। 45 का जो है आपका 4 होगा। सब कुछ तो होता है लेकिन डीपिगमेंटेशन नहीं होता है। कैंसर स्किन का होता है UVB की वजह से, इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया भी होता है, एजिंग ऑफ स्किन भी होता है, ये नहीं होता है। क्या नहीं होता? ये नहीं होता, ठीक है। तो आप याद रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था बताइए? कब आया था? एक्शन में कब आया? 1989 में, याद है? वहाँ पे तुम देखोगे, ध्यान से देखो, दिखाता हूँ तुमको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, दिखाता हूँ तुमको मैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ गया भाई? देखो साइन इन 1987 बट इफेक्टिवली इन 1989। अब क्या है भाई? देखो, ठीक है। ओजोन कब डेवलप होता है? अब ये डब्बा से सवाल था, याद है? डब्बा में आंसर दिया हुआ था, देखो तुम ध्यान से 16.8 देखोगे तो ओजोन डेवलप ईच ईयर बिटवीन लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर, लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर, लेट अगस्त टू अर्ली अक्टूबर, ठीक है। नॉस रिजल्ट ऑफ वाटर लॉजिंग, किस चीज़ से वाटर लॉजिंग नहीं होता है? बताओ 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 बताओ। डैमेज ऑफ एग्रीकल्चर तो होता है, मेरे को आइडिया है। कलेक्शन ऑफ सॉल्ट हो जाता है अराउंड, देखा हमने। और डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट अर्थ क्रस्ट पे आता है, मैंने बताया ना कि सॉल्ट नीचे से ऊपर आ जाता है। लीचिंग ऑफ सॉल्ट नहीं होता है, तो आंसर नंबर 4 होगा। पॉलिसी क्या बताती है? 33% इसमें और 67% किस में? हिली एरिया में। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर झूमू कल्टीवेशन से रिलेटेड है, ठीक है ना? नहीं सॉरी, डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है इससे, झूमू कल्टीवेशन भी हो रहा है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ जलाया बजाया फिर दूसरे का शिफ्ट हो, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ये झूमू कल्टीवेशन भी और इससे डिफॉरेस्टेशन भी होता है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, करेक्ट, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिजल्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, किस वजह से डिफॉरेस्टेशन नहीं होता है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग की वजह से नहीं होता है? तो हमने बोला फॉरेस्ट अगर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो तो देखो ओजोन डिप्लीशन नहीं होता है। ओजोन डिप्लीशन क्यों होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है।
लेकिन कहीं ना कहीं अगर डिफॉरेस्टेशन आप करते हो तो याद है ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को मिलता है ना, ग्लोबल वार्मिंग, तो इसमें आंसर 3 होगा, ओजोन डिप्लेशन नहीं देखने को मिलता है। रियलाइजिंग द सिग्निफिकेशन, तो ज्वाइंट मैनेजमेंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया था गवर्नमेंट ने, याद है तुमको, ठीक है। अब हम करते हैं एक काम करते हैं, एनसीईआरटी का ये करते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने 12th बोर्ड्स पीवाईक्यू लिख दिया है, बट यहाँ पे होगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नीट। चलो एनसीईआरटी करते हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, डिस्कस द काउज एंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट मेजर नीड टू बी टेक टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग। अब देख क्या क्या था, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था पेड़ काटने से, है ना, फॉसिल फ्यूल जलाने से, है ना, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था। क्या प्रॉब्लम था इससे, याद है, पानी का लेवल भी सब बढ़ रहा था। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप जानते हो, डिफॉरेस्टेशन नहीं, रिफॉरेस्टेशन करो, फॉसिल फ्यूल को कम जलाओ, है ना, ये था। अब देखो कैटलिस्ट कन्वर्टर क्या होगा बताओ, ये होगा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर पार्टिकुलेट मैटर, मतलब एक का ये और ये, और ईयर मफल्स लैंडफिल्स सॉलिड वेस्ट, ईयर मफल्स क्या होता है हाइज नोज, ठीक है भाई। अब राइट अ नोट ऑन यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन एंड वे फॉर इस रिप्लेसमेंट। यूट्रोफिकेशन आप जानते हो, बायोमैग्निफिकेशन मैंने भी आपको पढ़ाया है, और ग्राउंड वाटर डिप्लेशन वे रिप्लेसमेंट मैंने भी आपको पढ़ाया है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप देख लेना, ठीक है। ये देख लो, एक क्वेश्चन है तुम्हारे सामने और ये इसका आंसर है, आप एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। वाई ओजोन होल फॉर्म अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में ओजोन क्यों फॉल होता है, तो इन अंटार्कटिका देखो दिया हुआ है, विंटर मंथ रिसीव नो सनलाइट एंड थस द टेम्परेचर इज एक्सट्रीमली लो, ठीक है। इन फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्लाउड विच प्रोवाइड द कैटलिस्ट सरफेस ऑन विच द क्लोरीन एटम रिएक्ट ओजोन डिग्री। क्या लिखा उन्होंने बोला कि ओजोन का लेयर, ओजोन का जो होल है अंटार्कटिका में क्यों हुआ, क्यों फॉर्म किया अंटार्कटिका में ओजोन का होल। तो हमने बोला अंटार्कटिका में विंटर के समय सनलाइट नहीं आती है, ठीक है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो आइस क्लाउड बनता है। क्या बनता है, आइस क्लाउड बनता है। और जब आइस क्लाउड बनता है तो ये क्या करता है, कैटलिस्ट सरफेस प्रोवाइड करता है, किसको, क्लोरीन को, और क्लोरीन रिएक्ट करता है ओजोन से, और उसको पता है तुमको क्या करता है, वो ओजोन से रिएक्ट करके O को अलग कर देता है, O2 को अलग कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ओजोन डिप्रेशन हमको अपीयर होता है एट द टाइम ऑफ स्प्रिंग, याद है, लेट अगस्त से लेकर के अर्ली अक्टूबर। हाउ विल इन्हांस अल्ट्रा रेडिएशन, कैसे भाई, स्किन कैंसर, म्यूटेशन, इम्यून सिस्टम का माल फंक्शन, ठीक है। डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन, हमने बोला वुमेन कम्युनिटी की थी जो, याद है, बिजनोई वाला, तो एक बार पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेजर इंडिविजुअल, अब कैसे आप पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हो, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा, इतना बुड़बक तो आप हो नहीं। डिस्कस करना है रेडियो एक्टिव वेस्ट के ऊपर। डिस्फंड, देखो अब ऐसा डिस्फंड शिप मतलब होता है ऐसा शिप जो कोई काम का नहीं है, तो उसके ऊपर आपको बताना है म्यूनसिपल वेस्ट के बारे में। तो आप जानते हो, आप अच्छे जानते हो, आप एक बार कर लोगे, ठीक है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, व्हाट इनिशिएटिव वर टेक फॉर रिड्यूसिंग व्हीकल इन, कैसे कैसे इनिशिएटिव याद है ना, सीएनजी पे दे गए थे, यूरो 2 नॉन किया था, लिक्विड पेट्रोल यूज़ किया था, लो सल्फर यूज़ किया था, कैटलिस्ट कन्वर्टर यूज़ किया था, ओल्ड व्हीकल को हटाया था, ठीक है। तो ये था ग्रीन हाउस, कैटलिस्ट कन्वर्टर, अल्ट्रा वीबी, इन सब के ऊपर आप लिख सकते हो। अगर नहीं लिख सकते हो तो एक बार इसको पढ़ना, फिर लिखने की ट्राई करना, ठीक है। एक बार इसको पढ़ना, उसके बाद लिखने की ट्राई करना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है, नेम 2, तो ग्रीन हाउस निकलना है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। यूवीबी का क्या होता है, एब्जर्व करता है, कॉर्निया होता है, स्नो ब्लाइंडेड कैटलिस्ट होता है। मेजर डॉप्सन यूनिट देखो 10, 13, 11, 12, 13, 10 सब आया हुआ है। मेंशन द ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होता है, क्या होता है बताओ। ग्लोबल वार्मिंग से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं रह सकते वो कहीं और जाके माइग्रेट कर जाएंगे। मेंशन द यूवी रे का डीएनए के ऊपर भाई केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ता है और फिर उसको प्रॉब्लम कर देगा। स्नो ब्लाइंडनेस काउज इन ह्यूमन, कैसे होता है, यूवीबी रेडिएशन जब अगर ह्यूमन आई उसको ऑब्जर्व करेगी हाउ डोज में, तो होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ कॉर्निया, जो करेगी क्या, स्नो ब्लाइंडनेस। इतना इजी सवाल है। अब देखो यहाँ से जो सवाल है आप ध्यान दोगे, देखो दो आपको कुछ सवाल है, 1, 2, 3, 4, 5। देखो रिलेशनशिप बिटवीन क्लोरोफ्लोरो एंड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर, तो यूवी रेज एक्ट ऑन क्लोरोफ्लोरो एंड रिलीज क्लोरीन, और क्लोरीन कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, तो डिप्लेशन ऑफ ओजोन होगा, ठीक है। 4 बेनिफिट, लिस्ट 4 बेनिफिट टू ह्यूमन लाइफ बाय एलिमिनेट द यूज ऑफ, अगर आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हटा दें तो क्या फायदे होंगे, 4 क्या फायदे होंगे भाई, तो बहुत फायदा होगा यार।
ग्रीन हाउस इफेक्ट घटेगा, ओजोन डिप्लेशन घटेगा, स्नो ब्लाइंडनेस नहीं होगा, स्किन सेल डैमेज नहीं करेंगी, कैटरेस्ट नहीं होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगा, स्किन कैंसर कम होगा, एजिंग कम होगा। कोई एक चार्ट लिख लेना यार। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, देन वर्ड सजेस्ट टू रिड्यूस द इमिशन फॉर पॉसिबल एक्सपेन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज होता है। अब इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन नीचे निकालते हैं और ऊपर जाता है, जाके रिएक्ट करता है और किसको करता है डिग्रेड ओजोन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब स्ट्रेटोस्फीयर में ऐड होता है तो परमानेंटली इफेक्ट करता ही रहता है, क्योंकि वो कैटलिस्ट है ना, वो यूज नहीं होता है रिएक्शन में, वो हमेशा रहता है वहाँ प्रेजेंट। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन क्या है, वाई आर दीज रेगुलर रिमाइंडर टू रिड्यूस द क्लोरीन प्रोडक्शन इंडस्ट्री। सेम क्वेश्चन है। स्टेट द काउज ऑफ डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर का डिप्लेशन का काउज, अरे आपको पता है यूवी रेज वाला कहानी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला कहानी, दो घटना आप जानते हो क्या होगा। अब देख, जस्टिफाई द नीड ऑफ, जस्टिफाई क्यों किया हमने, क्योंकि देख अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अगर साइन नहीं होता तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होता। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल याद है ना, कौन वाला, ओजोन वाला। तो देख यार 29 बता रहा हूं तुमको, देखो ध्यान से। द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइन टू कंट्रोल द इमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंस, क्योंकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज हो रहा था जिससे यूवी बी रेडिएशन जो है फॉर द थिनिंग विल अलाउ हार्मफुल यूवीवी को अलाउ कर रहा था। कौन, स्ट्रेटोस्फीयर आ जाए नीचे, स्किन कैंसर कर रहा था। तो ये बहुत जरूरी था क्योंकि स्किन कैंसर का पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब देखो ये पूछ रहा है कि कितना रहना चाहिए इस फॉरेस्ट वॉरेस्ट। आप तो यार आप इतना तो कर ही लोगे। हाउ हैव ह्यूमन एक्टिविटी काउज डेजर्टिफिकेशन, कैसे कर रहा है भाई, तो ओवर कल्टिवेशन, अनडिस्टर्ब्ड ग्रेजिंग, सब एनसीईआरटी का लाइन है, आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पूछा है, आपको समझ में आना चाहिए। रीअरेंज करना है, टोटल ग्लोबल वार्मिंग कौन कितना क्या है, तो आप ये कर सकते हो। आप एक बार क्या करोगे, आप एक बार इसका फिगर लो, आंस को क्या बोलते हैं उसको, आप इसका एक बार पिक्चर लो, कहीं डाउट होता है तो मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं इतना एक्सप्लेन क्यों करूं जबकि मैं ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है मेरा। चलो देखो, ठीक है, ले लिया आपने। यहाँ पे आपका होता है चैप्टर कंप्लीट। हमने एक्सरसाइज किया, हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, नीट के पीवाईक्यू भी कर लिए, नीट के पीवाईक्यू भी कर लिए, नीट में कैसा पीवाईक्यू आ सकता है वो भी कर लिया, 12 बोर्ड के सवाल भी कर लिए, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज भी कर लिया और चैप्टर भी पढ़ लिया। यहाँ पे आपका होता है इन्वायरमेंटल इशू कंप्लीट। अगर आपको कोई डाउट होता है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है।